नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम आज पाठ 5 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक अद्वितीय विशेषता जाति व्यवस्था को माना गया है। अगर कहा जाए कि संस्कृतिकरण क्या है, तो ये एक अद्वितीय विशेषता है जो जाति व्यवस्था को माना गया है। जाति प्रथा मूलतः संस्तरण पर आधारित भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। अर्थात यहाँ एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च या निम्न मानी गई है। इन्हीं जातियों के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन देश के समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने किया है। अब यहाँ पर जो जाति की तुलना की गई है, तो उस जाति की तुलना में एक जाति को दूसरी जाति से उच्च या निम्न माना गया है, और इसी के आधार पर जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, उन्होंने इसमें अध्ययन किया है। श्रीनिवास ने जातिगत संस्तरण व्यवस्था को विवेचित करने के लिए समाज के वंचित समूह के लिए निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। अब जो M.N. निवास है, उन्होंने इस पर अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो समाज के वंचित समूह थे, उनके लिए निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्म लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए विश्लेषण 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्थिक जीवन के विश्लेषण के लिए, विस्तार के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की जो अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक जाति व्यवस्था का मूलतः अध्ययन वंशानुक्रम या शुद्धता और अशुद्धता की धारणा अथवा वर्ण व्यवस्था पर आधारित परिस्थिति के अर्थों में होता था, परंतु श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो जाति व्यवस्था थी, वो वंशानुक्रम या शुद्धता अशुद्धता की अवधारणा पर व्यवस्था पर आधारित परिस्थिति के अर्थों में होता था, और जो M.N. श्रीनिवास हैं, उन्होंने जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता के आधार पर इसकी विवेचना की, इसका विश्लेषण दिया। संस्कृतिकरण की अवधारणा से पूर्व ये माना जाता रहा था कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी, इससे पूर्व हमेशा ये माना जा रहा था कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस तथ्य की पुष्टि S.V. केतकर के जाति के संबंध में की गई व्याख्या से होती है। कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है, वो जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था है। इसकी पुष्टि, इस तथ्य की पुष्टि जो है केतकर के जाति के संबंध में जो व्याख्या की गई है, उससे होती है। केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में लिखा है। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लें कि केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में लिखा है, एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो उस जाति विशेष के सदस्यों में ही पैदा हुए हैं। बच्चों, प्रश्न आता है परीक्षा में कि केतकर की पुस्तक का नाम बताइए, तो केतकर की पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया है, या फिर हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्ति तक ही सीमित होती है जो कि उस जाति विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं। कुछ इसी तरह के विचार समाजशास्त्री मजूमदार एवं मदान के भी हैं। अब कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्री मजूमदार मदान है, उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने जाति की परिभाषा दी है, जाति एक बंद वर्ग है। मजूमदार के अनुसार जाति की परिभाषा है, जाति एक बंद वर्ग है। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है।
इन सुस्थापित मान्यताओं के विपरीत श्रीनिवास ने माना कि जाति व्यवस्था लचीली व्यवस्था है। श्रीनिवास का कहना है कि जो जाति व्यवस्था है वो लचीली व्यवस्था है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते हैं, इसमें गतिशीलता संभव है और ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक जाति की स्थिति सदैव के लिए एक सी निश्चित हो। अब आती है संस्कृतिकरण की अवधारणा। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए कहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियाँ उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों को ग्रहण करती हैं। श्रीनिवास का मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपनाने वाली जाति एक दो पीढ़ियों के पश्चात ही अपने से उच्च जाति में प्रवेश करने का वादा प्रस्तुत कर सकती है। यहाँ पर संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है उसमें श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण अपनाने वाली जो जाति है वो एक दो पीढ़ियों के पश्चात ही उच्च जाति में प्रवेश करती है, यानी उच्च जाति में जाती है। श्रीनिवास ये भी कहते हैं कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्करण में उच्चता की तरफ ले जाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है। अब कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण जो है वो उससे संबंधित जो भी समूह है उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार है, उसकी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करता है, अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ संपर्क होता है। जो हिंदुत्व की महान परंपराएं, हिंदू धर्म में अनेक सारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का किसी स्रोत के साथ में संपर्क होता है। परिणाम उस उच्च समूह में उच्च चेतना का भाव उभरता है। महान परंपराओं के ये स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकते हैं। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि महान परंपराओं के ये स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, कोई मठ हो सकता है, अथवा कोई मतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है, क्योंकि क्या हिंदुत्व के बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, तो कोई मतांतर यानी कि मतभेद हो सकता है, यानी मत हो सकता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें कोई जाति या समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूह के रीति रिवाजों एवं नामों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है, अगर हम कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, जिसमें कोई जाति समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूह के रीति रिवाज व नामों का अनुकरण करता है, यानी कि उनके अनुसार अपनी सामाजिक परिस्थिति जो है उसको ऊंचा बनाता है। परिस्थिति मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि परिस्थिति क्या है, व्यक्ति की जो अपनी योग्यता पद होता है उससे है। अब आती है हमारी संस्कृतिकरण की विशेषताएं। बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण की विशेषताएं बताइए। तो संस्कृतिकरण की विशेषता में श्रीनिवास ने कहा है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सदैव ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण किया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रभुत्व संपन्न जाति भी बहुत महत्वपूर्ण है। असंस्कृतिकरण की जो विशेषता है उसमें श्रीनिवास कहते हैं कि इसमें ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण किया जाएगा, यानी ब्राह्मण जाति के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रभुत्व संपन्न जाति भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्टतः संस्कृतिकरण की अवधारणा को आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व से भी जोड़कर देखा गया है। स्थानीय प्रबल जाति की भूमिका के परिवर्तन के सांस्कृतिक संचरण में विशेष महत्व दिया गया है। दूसरी विशेषता आती है, श्रीनिवास ने यह माना है कि संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है। श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण जो है वो दो तरफा प्रक्रिया है। दो तरफा, एक तरफ
वो कुछ और मत देती है, दूसरी तरफ उसका कोई और मत हो सकता है कि दो तरफा प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उच्च जाति की परिस्थिति को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील जाति जहाँ उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती है या सीखती है, वही उसे कुछ प्रदान भी करती है। क्योंकि इसे आप कह रहे हैं कि ये दो तरफा प्रक्रिया कैसे है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर उच्च जाति बहुत कुछ प्राप्त करती है या सीखती है, तो वहीं उसे कुछ प्रदान भी करती है। इस संबंध में श्रीनिवास ने उदाहरण देते हुए कहा है कि संपूर्ण भारत में सर्वमान्य एवं प्रतिष्ठित देवी देवताओं के अलावा कुछ स्थानीय देवताओं की पूजा भी ब्राह्मण करते हैं। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रतिष्ठित देवी देवता हैं, जो स्थानीय देवी देवता हैं, उनकी पूजा ब्राह्मण लोग करते हैं। प्रतिष्ठित देवी देवताओं के अतिरिक्त स्थानीय देवी देवताओं की पूजा भी ब्राह्मण करते हैं, जिससे महामारियों से उनकी रक्षा हो सके तथा पशुओं एवं बच्चों के जीवन व अन्न आदि भी संरक्षित रहे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, जो ब्राह्मण जाति है वो ब्राह्मण जाति जो उनके प्रतिष्ठित देवी देवता होते हैं उनकी तो वो पूजा करते ही करते हैं, उसके अलावा जो स्थानीय देवी देवता होते हैं उनकी भी वो पूजा करते हैं। पूजा करने का कारण है कि जिससे जो महामारी है, जो बच्चे हैं या जो पशु हैं, उनके अंदर कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, बच्चे का जीवन अनाज आदि संरक्षित रहे, इसलिए वह प्रतिष्ठित देवी देवता के अतिरिक्त स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते। फिर आती है तीसरी विशेषता, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की व्यक्तिगत क्रिया होकर एक सामूहिक क्रिया है। अब कहा जा रहा है यहाँ पर जो संस्कृतिकरण की क्रिया है वह सामाजिक गतिशीलता की एक व्यक्तिगत होकर के सामूहिक क्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है। फिर चौथी, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं, कोई संरचनात्मक मूलक परिवर्तन नहीं, कोई संरचना के आधार पर इसमें कोई मूल परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। अगर उसके आकार संरचना को लेकर के देखा जाए तो इसमें परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों से जातिगत संस्तरण अपनी परिस्थिति उच्च कर लेती है। अब कहा जा रहा है यहाँ पर जो जाति है वह अपने आसपास की जातियों से जातिगत संस्तरण करके अपनी परिस्थिति को ऊंचा कर लेती है, परंतु इससे सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जब जाति अपना संस्तरण उच्च कर लेती है तो जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आती है पांचवी विशेषता, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उच्च जाति की परिस्थिति को प्रयासरत जाति को एक लंबे समय तक की प्रतीक्षा करनी होती है और इस अवधि में उसे अपने दावे के लिए निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता है। फिर आती है संस्कृतिकरण की छठी विशेषता, संस्कृतिकरण के फलस्वरूप लौकिक तथा कर्मकांडी स्थिति के मध्य पाए जाने वाली असमानता को दूर करना। जब जाति किसी जाति अथवा उसके एक भाग को लौकिक शक्ति को प्राप्त हो जाती है तो वह साधारणतः उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीकों को प्राप्त करने का प्रयत्न भी करती है। कहा जाता है यहाँ पर कि इसमें बताया जा रहा है कि संस्कृतिकरण के फलस्वरूप लौकिक तथा कर्मकांडीय स्थिति के मध्य जो पाए जाने वाली असमानता है उसको दूर करना है, और जब किसी जाति अथवा उसके भाग को लौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह साधारणतः उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीकों को प्राप्त करने का भी प्रयत्न करती है। फिर आता है हमारा संस्कृतिकरण के प्रोत्साहन के कारक। संस्कृतिकरण प्रक्रिया का संभव बनाने वाले अनेक कारक रहे हैं। ये वे कारक हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से संस्कृतिकरण को बल दिया। फिर आता है पहला पॉइंट, संचार व यातायात के साधनों का विकास। अब
यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। संस्कृतिकरण के प्रोत्साहन के कारक बताइए। तो पहला कारक आता है संचार एवं यातायात के साधनों का विकास। संचार व यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप फैले लोगों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा। जब संचार के साधन और यातायात के साधन बढ़ गए तो जो लोग दूर दूर थे, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनका आपस में संपर्क बढ़ा। यहाँ तक कि इस अगम्य माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अब प्रवेश संभव हो गया, जिसके चलते संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। फिर आता है दूसरा कारक है कर्मकांडी क्रियाओं में सुलभता। श्रीनिवास ने कर्मकांडी क्रियाओं का अर्थ है जो धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, यानी कि धार्मिक मान्यताओं से संबंधित जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें कर्मकांडी क्रिया कहा है। यानी कि धर्म से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, कार्य किए जाते हैं, उन्हें कर्मकांडी क्रिया कहा है। श्रीनिवास ने कर्मकांडी क्रियाओं से मंत्रोच्चारण की पृथकता को संस्कृतिकरण का एक प्रमुख कारक माना है। कह रहे हैं कि जो मंत्रोच्चारण की पृथकता को संस्कृतिकरण का एक प्रमुख कारक माना। मंत्रोच्चारण की पृथकता के कारण ब्राह्मणों के संस्कार भी हिंदू जातियों के लिए सुलभ हो गए। अब मंत्रोच्चारण के अलग होने के कारण से जो ब्राह्मणों के संस्कार थे उनको हिंदू जातियों के लिए सुलभ हो गए। ब्राह्मणों द्वारा कथित निम्न जातियों पर वैदिक मंत्रोच्चारण पर प्रतिबंध लगाया गया। कह रहे हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा जो निम्न जातियां थीं उन पर वैदिक मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता था। वह जो कार्य करते थे उनके लिए वो मंत्रोच्चारण उचित नहीं माने जाते थे। इस प्रकार निम्न जाति के लोग भी ब्राह्मणों के सामाजिक आचार विचार को सरलता से अपना सके। फिर आती है तीसरी विशेषता, राजनीतिक प्रोत्साहन। राजनीतिक प्रोत्साहन में श्रीनिवास के मतानुसार संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने भी संस्कृतिकरण को बढ़ावा दिया। जो सांस्कृतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसने भी संस्कृतिकरण को बढ़ाया। धर्म एवं जातिगत आधार पर हर प्रकार के विभेद की समाप्ति ने वर्षों से निरयोग्यता से लादे गए वंचित समूह को समाज की मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। अब इस कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रोत्साहन के कारण जो धर्म और जाति के आधार पर हर प्रकार से विभेद की समाप्ति ने वर्षों की जो निरयोग्यता से लादे गए थे वंचित समूह थे, उनको समाज की मुख्य धारा में ला करके समाज के सामने ला करके खड़ा किया कि ये जो वंचित वर्ग है, ये इन पर निरयोग्यताएं लादी गई हैं, उनको समाज के सामने ला करके खड़ा किया। फिर आता है संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा की विशुद्ध विवेचना की, परंतु उनकी इस अवधारणा से अनेक विद्वानों ने अपनी असहमति प्रकट की। कह रहे हैं कि श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी विशुद्ध विवेचना की, परंतु उनकी इस अवधारणा से अनेक विद्वानों ने असहमति प्रकट की। यानी कि इन्होंने जो अवधारणा दी, इस अवधारणा से जो अनेक विद्वान थे वो सहमत नहीं थे, कहीं ना कहीं वो इनकी इस अवधारणा के कारण असहमत थे, तो उन्होंने असहमति को प्रकट किया। मान लीजिए हम कोई काम करते सभी को अच्छा लगे, ऐसा उचित नहीं है। तो इसी प्रकार से जो निवास ने जो आलोचना की, इस आलोचना के कारण सभी विद्वान क्या सहमत नहीं थे, इस कारण से उन्होंने असहमति को प्रकट किया। यहाँ तक कि स्वयं श्रीनिवास ने इस सत्य को स्वीकार किया कि संस्कृतिकरण की अवधारणा सहज नहीं है, आसान नहीं है। स्वयं श्रीनिवास कहते हैं जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। वे लिखते हैं संस्कृतिकरण एक विषम एवं जटिल अवधारणा है। यह भी संभव है कि इसे एक अवधारणा मानने के बजाय अनेक अवधारणाओं का योग मानना अधिक लाभप्रद रहेगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि व्यापक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए यह केवल एक नाम है। अब कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर व्यापक और सांस्कृतिक जो प्रक्रिया है इसके लिए सिर्फ एक नाम ही है और हमारा प्रमुख कार्य इन प्रक्रियाओं की प्रकृति को
समझना है। जैसे ही ये पता चले कि संस्कृतिकरण शब्द विश्लेषण में सहायता पहुंचाने के बजाय बाधक है, उसे निसंकोच और तुरंत छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा श्रीनिवास कहते हैं कि जैसा पता चले कि ये जो संस्कृतिकरण शब्द है ये विश्लेषण में सहायता पहुंचाने के बजाय ये हानि पहुंचा रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, तो तुरंत उसे छोड़ देना चाहिए। इसको छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। संस्कृतिकरण की अवधारणा को विवेचित करते हुए श्रीनिवास ने स्पष्ट किया, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा लंबवत जाति गतिशीलता संभव है, यानी कि कोई भी निम्न जाति इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकती है। श्रीनिवास कहते हैं कि लंबवत जो सामाजिक गतिशीलता है, इससे कोई भी निम्न जाति क्या है, इस प्रक्रिया को अपना करके जो अपनी स्थिति निम्न है उस निम्न स्थिति को ऊंचा कर सकती है। और इस संदर्भ में डॉक्टर D.N. मजूमदार ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज में लिखा है। बच्चों आप इसको अंडरलाइन कर लें, परीक्षा में पूछा जाता है। D.N. मजूमदार की पुस्तक का नाम बताइए या फिर कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज के लेखक कौन हैं। सैद्धांतिक एवं केवल सैद्धांतिक रूप में ही ऐसा होता है। जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता संबंधी हमारा ज्ञान अनुभव ऐसी सैद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही नहीं प्रतीत होता है। अब कहा जा रहा है कि जो सैद्धांतिक है केवल सैद्धांतिक रूप में ही ऐसा होता है, और हम इन विशिष्ट मामलों की तरफ मुद्दों की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो जाति गतिशीलता संबंधी हमारा ज्ञान अनुभव ऐसी सैद्धांतिक मान्यता की दृष्टि से सही नहीं लगता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा को सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या न मानते हुए F.G. बैली ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर में कहा है। इसे भी आप अंडरलाइन करें। संस्कृतिकरण की अवधारणा को सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या मानते हुए, ये किसने कहा है? F.G. बैली ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर में कहा है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती। अब इसमें कहा जा रहा है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा संस्कृतिकरण के अवधारणात्मक पहलुओं पर आलोचनात्मक टिप्पणियों के अलावा अनेक अन्य स्तरों पर भी इसकी आलोचना की गई, विशेषकर इस तथ्य पर कि संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से समाज के उस प्रारूप को उचित बताती है जो अपवर्जन और असमानता पर आधारित है। इस अवधारणा से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च जातियों के द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है। इस तुच्छ दृष्टिकोण के साथ स्वाभाविक रूप से समानता के भाव की कल्पना करना संभव नहीं है। असमानता का भेद इस रूप में भी और भी अधिक स्पष्ट होता है कि इस अवधारणा का मूल भाव उच्च जाति की जीवन शैली को उत्तम मानना है। अतः उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली को अनुकरणीय मानना उचित ठहराया गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी जीवन शैली को अनुकरणीय यानी कि अपनाने योग्य मानना उचित ठहराया गया है, उचित बताया गया कि उच्च जाति के लोग जिस तरीके से कार्य करते हैं या उसको देख करके निम्न जाति के लोग कार्य करें, प्रेरणा लें, तो ये उचित है। या कहें कि ऐसी इच्छा रखना स्वाभाविक वृत्ति है, यानी कि लोग उच्च जाति की देख करके निम्न जाति के लोग उनकी तरह अनुकरण करते हैं, उन्हीं की तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। इन समस्त आलोचनाओं के पश्चात भी हम संस्कृतिकरण की अवधारणा को एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते, एक सिरे से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने, विशेषकर विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता को एक विस्तृत रूप से
विवेचित करने में इसने सहयोग दिया है। धन्यवाद।